हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने इस कोर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। और आज हम लोग एक फिर से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है थर्ड लास्ट चैप्टर है ना। 25 चैप्टर है, 22 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, 23वें में हम लोग आ गए हैं, तो सिर्फ 3 चैप्टर हमारे बचे हैं, 23, 24 और 25। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये 3 चैप्टर्स भी जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग जो इस चैप्टर में बात करेंगे वो रहेगा टेम्परेट रीजन की ही बात करेंगे, मतलब टेम्परेट लैटिट्यूड्स की ही बात करेंगे। और वो रहेगा टेम्परेट का कॉन्टिनेंटल। हम लोग टेम्परेट का ईस्टर्न मार्जिन देख चुके हैं जो हमने चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करी, और कॉन्टिनेंटल लैटिट्यूड में ही हम लोगों ने वेस्टर्न मार्जिन भी देखा जो हमने पिछले चैप्टर में बात करी, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट उसकी है ना, नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाला जो रीजन था वहाँ पर। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट की, मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो रीजन होगा वहाँ की। और ये जनरली हम बात करें तो कूल रहता है, मतलब ठंडा रहता है क्लाइमेट, और इसको साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन हमारे कोर्सेज़ का जो बेनिफिट है वो ले सकें। फुल कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके थ्रू जाके आप लोग फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियोज़ आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आप फुल कोर्स एनरोल कर लेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो और वो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर 23, दैट इज कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट या फिर साइबेरियन क्लाइमेट, इसको पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, द कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, यहाँ से फिर से नाम से आपको पता लग जाएगा कि टेम्परेट रीजन में यह है ना, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे यानी कि सर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको ये प्रकार का क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीजन क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो सिर्फ आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा, सर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीजन आपको बताएंगे अभी। और जनरल अगर हम बात करें तो ये कूल रहता है, यहाँ पर ठंडा रहता है, और ये साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है। साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि रशिया में जो साइबेरिया वाला रीजन है वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा ही क्लाइमेट रहता है, तो इसलिए इसको साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो आइए जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लें तो कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल साइबेरियन क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड ओनली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं रहेगा। वेयर द कॉन्टिनेंट्स विद इन दी हाई लैटिट्यूड्स हैव अ ब्रॉड ईस्ट वेस्ट स्प्रेड, मतलब ये चीज़ अब आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी ब्रेड्थ या उनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी कॉन्टिनेंट्स इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीचे की तरफ को जब हम जाते हैं तो कॉन्टिनेंट आपके नैरो हो जाते हैं, है ना। कॉन्टिनेंट गेट्स नैरोड। चाहे आप बात कर लें साउथ अमेरिका की, चाहे आप बात कर लें अफ्रीका के जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ की, वहाँ पर कॉन्टिनेंट्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। और अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो चाहे आप नॉर्थ अमेरिका देख लें, आप यूरेशिया वाला रीजन देख लें, दे हैव लॉन्ग ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। उनका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, है ना। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट उनका काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलेगा। ऑन इट्स पोलवर्ड साइड इट मर्जेस इनटू द आर्कटिक टुंड्रा ऑफ कनाडा एंड यूरेशिया एट अराउंड द आर्कटिक सर्कल। यानी कि क्योंकि देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट आपके लिए बचेंगे, एक नॉर्थ अमेरिका आएगा और दूसरा आपका आ जाएगा यूरोप और एशिया मिला के, मतलब यूरेशिया। तो अगर हम पोलवर्ड जाएं, मतलब पोल्स की तरफ को अगर जाएं, नॉर्दर्न पोल की तरफ को, तो इसके ऊपर जो क्लाइमेट आएगा दैट विल बी दी आर्कटिक टुंड्रा, है ना। इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे आगे अभी, है ना, मतलब इस चैप्टर के आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। और
टुंड्रा बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा, कनाडा में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में, और यूरेशिया में, है ना। यूरेशिया में जब आप आर्कटिक सर्कल के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ से आपका पोलर रीजन स्टार्ट होगा, वहाँ पर ये आर्कटिक टुंड्रा में मर्ज हो जाएगा ऊपर को। और साउथवर्ड अगर हम बात करें तो क्लाइमेट बिकम लेस सीवियर, वहाँ पर इसकी सीवियरिटी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, एंड फेड्स इनटू द टेम्परेट स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने पीछे के चैप्टर में बात करी है। तो इसके नीचे रहेगा स्टेपी क्लाइमेट, मतलब अगर मैं आपको फिर से एक ऐसी रफ फिगर बना के दिखाने की बात करूं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मतलब ये आपका साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है जैसे, है ना। इसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे, अगर इसके ऊपर के रीजन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है टुंड्रा मिल जाएगा, और इसके नीचे के रीजन में अगर आप आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा। हालांकि नाम आपको पता होगा कि स्टेपी टाइप ऑफ जो ग्रासलैंड्स हैं वो सिर्फ यूरेशिया के रीजन में बोले जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में दे आर नोन एज प्रेरीज, बट जो ओवरऑल क्लाइमेटिक टाइप है दैट इज स्टेपीज, है ना। तो स्टेपीज और टुंड्रा के बीच का जो रीजन है दैट इज योर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब जो ये यहाँ की वेजिटेशन है वो ज्यादातर क्या होती है, प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ दिस साइबेरियन और सब आर्कटिक टाइप, है ना। आर्कटिक के नीचे वाला रीजन है इसलिए सब आर्कटिक इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब वही जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के शेप के पेड़ होते हैं, है ना, ट्राइंगल तरीके के शेप के पेड़ होते हैं, दे आर नोन एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और जनरली इस तरीके के पेड़ जो है वो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ठंडा है तो इसलिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और ये कैसे है, दे आर एवरग्रीन, मतलब साल भर ये हरे रहेंगे। इट स्ट्रेचेस इन अ ग्रेट कंटिन्यूअस बेल्ट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो कंटिन्यूअस बेल्ट इनकी रहेगी, एक तो आपका मिला के यूरेशिया हो गया, ये यूरोप एंड एशिया, और दूसरा है नॉर्थ अमेरिका में। द ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज द टैगा फॉरेस्ट, आ रशियन वर्ड फॉर कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन साइबेरिया। यानी कि साइबेरिया में आपको ये टैगा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दे आर नथिंग बट योर, क्या है ये, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है जो कि साइबेरिया वाले रीजन में होते हैं। इन यूरोप द कंट्रीज दैट हैव सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट आर मेनली इन नॉर्दर्न यूरोप, है ना। नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है स्वीडन और फिनलैंड के पास, यानी कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप था उससे ऊपर की तरफ को अगर हम चले जाएंगे, नॉर्दर्न चले जाएंगे, तो वहां पर हमें इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। देयर आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नेचुरल कॉनिफेरस फॉरेस्ट ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड इन जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, है ना। नेचुरल कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ का जो एल्टीट्यूड है, हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। हाइट बहुत ज़्यादा अगर होगी तो उससे भी क्या होगा कि फिर ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और वो कहाँ पर है, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और कुछ और पार्ट्स में। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें तो ये जो सब आर्कटिक बेल्ट है ये स्ट्रेच करती है फ्रॉम अलास्का से लेकर कनाडा तक जाती है इनटू लेब्राडोर, एंड इज फाउंड ऑन दी हाई रॉकी माउंटेन्स फर्दर साउथ। और साउथ की तरफ को अगर हम बात करें तो जो रॉकी माउंटेन्स हैं उसके ऊपर भी ये जो आपकी सब आर्कटिक की बेल्ट है जहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह होते हैं वो देखने को मिलती है। अब ये साइबेरियन क्लाइमेट इज कंस्पिकुअसली एब्सेंट इन दी सर्दर्न हेमिस्फीयर। सर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एब्सेंट है। ये वर्ड दोबारा आ रहा है, पिछले एक चैप्टर में भी हमने इसकी बात करी थी, कंस्पिकुअसली। कंस्पिकुअसली का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल मतलब हमें ये चीज़ साफ देखने को मिल रही है, क्लियरली विजिबल है कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके का क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द नैरोनेस ऑफ द सर्दर्न कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड्स। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, मतलब हम आपके जो आपका ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको जब हम पार करके साउथ पोल की तरफ को जाएंगे तो वहां पर कॉन्टिनेंट इतने नैरो हो जाते हैं कि वहां पर इस तरीके का क्लाइमेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। द स्ट्रॉन्ग ओशियनिक इन्फ्लुएंस रिड्यूसेस द सीवियरिटी ऑफ द विंटर एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड ओनली ऑन द माउंटेनियस अपलैंड्स ऑफ सर्दर्न चिली, न्यूजीलैंड, तस्मेनिया एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। और वहां पर एक चीज और भी है, क्योंकि नीचे की तरफ में आपको पता है कि लैंड मास कम है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, वाटर बॉडी का एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए वाटर बॉडी होने की वजह से ओशियनिक इन्फ्लुएंस है, यानी कि पानी का इन्फ्लुएंस है, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, पानी के इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो ये कॉनिफेरस ट्रीज हैं ये बहुत कम पाए जाते हैं। एक तो विंटर सीवियर नहीं है ना, ओशियनिक इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्या होगा कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, मॉडरेटिंग इफेक्ट रहेगा। तो उसकी वजह से भी क्या है कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट सिर्फ कुछ माउंटेनियस अपलैंड्स एरियाज में, यानी कि माउंटेन के जो ऊपरी वाले इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, सर्दर्न चिली आप ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, तस्मेनिया या साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैप में इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा आपका यूरेशिया वाला बेल्ट है, दिस वन इज योर कंप्लीट यूरेशिया बेल्ट।
है ना। साइबेरिया आपको लगभग, अगर आप मैप में देखेंगे तो साइबेरिया आपको यहाँ पर दिख जाएगा, है ना। और इसके बाद ये फिर आपका जो है नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट हो गया। यहाँ से आप इसको चलेंगे तो ये आपका अलास्का वाला रीजन है ना। अलास्का के बाद आप यहाँ से आ जाएंगे इसकी तरफ, कनाडा की तरफ को, है ना। और उसके बाद लेब्राडोर की तरफ को आप यहाँ से आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, दिस इज योर, ये कौन सी बेल्ट है आपकी, अलास्का। ये जो बेल्ट है आपकी अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक की, ये आपकी सब आर्कटिक बेल्ट है। ये आप कह सकते हैं कि साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बेल्ट है इन द नॉर्दर्न अमेरिका। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट में सबसे पहले अगर हम एज यूजुअल बात करें टेम्परेचर की, तो क्लाइमेट ऑफ द साइबेरियन टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरली कोल्ड विंटर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड अ कूल ब्रीफ समर, है ना। यानी कि समर में भी यहाँ पर ठंडी ही है, कूल है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि विंटर कैसे है, बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं। यानी कि यहाँ पर जो विंटर्स हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। और समर कैसे हैं, समर आर कूल, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, और ब्रीफ है मतलब छोटे हैं, है ना। क्योंकि अब जब विंटर अगर लंबे समय के हो जाएंगे तो समर तो फिर अपने आप ही ब्रीफ होंगे। स्प्रिंग एंड ऑटम आर मेयरली ब्रीफ ट्रांजिशनल पीरियड्स। तो स्प्रिंग और ऑटम को यहाँ पर बहुत बड़ा रोल नहीं है, मतलब इनका कह सकते हैं कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशनल पीरियड। यानी कि समर से अगर हम विंटर की तरफ को जा रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा ऑटम पीरियड देखने को मिलेगा, विंटर से समर की तरफ को जा रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा स्प्रिंग का जो सीजन है वो देखने को मिलेगा। द आइसोथर्म ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द वार्मेस्ट मंथ फॉर्म्स द पोलवर्ड बाउंड्री ऑफ द साइबेरियन क्लाइमेट एंड द विंटर मंथ्स आर ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग। यानी कि अगर हम ऐसी जगहों को जोड़ें जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है और उस सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए अगर एक लाइन बनाएं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पोलवर्ड बाउंड्री, मतलब वो हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री बन जाएगी साइबेरियन क्लाइमेट की। यानी कि उससे ज़्यादा ऊपर की तरफ को अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर फिर और कम हो जाएगा पोलर रीजन में, और वो साइबेरियन क्लाइमेट नहीं होगा। और विंटर मंथ्स में यहाँ पर जो है ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग, मतलब हमेशा जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग से नीचे ही रहेगा और काफ़ी ठंड यहाँ पर पड़ेगी। इसीलिए लिखा गया था ऊपर बिटरली कोल्ड विंटर्स। The stations chosen to illustrate this type of climate are Moscow in the continental Europe and Churchill in northern Canada, है ना। मॉस्को आपका बेसिकली रशिया जो है उसकी कैपिटल है। तो इसमें दो इन्होंने ले रखे हैं, एक आपका यूरोप में ले रखा है और दूसरा बेसिकली इन्होंने जो है वो कनाडा में ले रखा है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में ले रखा है ना, बॉर्डरिंग दी हडसन बे। द कोल्डेस्ट मंथ इन मॉस्को इज जनवरी। जो जनवरी में यहाँ का सबसे ठंडा महीना होता है मॉस्को का, जब टेम्परेचर हो जाता है 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। 12 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नथिंग बट योर 20 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उससे भी 20 डिग्री नीचे, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और वार्मेस्ट मंथ की बात करें, सबसे ज़्यादा गर्म महीने की बात करें तो वो जुलाई का महीना है, जहाँ पर टेम्परेचर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। तो एनुअल रेंज आपकी लगभग कितनी बन रही है ना। एनुअल रेंज आप देख लीजिए 66 माइनस करेंगे आप 12, तो आपको जो एनुअल रेंज मिल जाएगी दैट विल बी 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज कॉमन इन दी साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में लगभग इतनी ही 50-60 के आसपास की जो एनुअल रेंज है वो बनी रहती है। देखिए आप ये भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इन कंपेरिजन द एनुअल टेम्परेचर रीचिंग फॉर चर्चिल इज इवन हायर। चर्चिल में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा जाता है गर्मियों में, 73, सॉरी ये एनुअल रेंज है 73 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर अगर आप बात करें जनवरी में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -19 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और जुलाई की अगर आप बात करें तो 54 डिग्री फ़ारेनहाइट मैक्सिमम जाता है। तो दिस बिकम्स योर, कितना हो गया ये, -19 और 54 को अगर आप सब्सट्रैक्शन करके इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यू विल गेट 73, मतलब 54 एंड माइनस ऑफ -19, तो ये हो जाएगा 54 + 19 दैट इज नथिंग बट 73। तो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी रेंज निकल के आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द मोर नॉर्दर्ली पोजीशन ऑफ द चर्चिल। तो चर्चिल की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्थ की तरफ है, और ज़्यादा नॉर्थ की तरफ को हम जाएंगे तो वहाँ पर फिर पोलर क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, इसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा ठंडा है। The extreme of the temperatures are so great in Siberia that it is often referred to as the cold pole of the earth। ठीक है, साइबेरिया में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं वो इतने ज़्यादा है कि इसको कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ किसे बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे दैट इज साइबेरिया। सम ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर्स इन द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड इन वेरखोयांस्क, जहाँ पर 68 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड पर और 113 ईस्ट पर यह है।
और इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि समुद्र तल से ये सिर्फ 303 फीट की ऊंचाई पर है, मतलब लगभग 100 मीटर के आसपास कह सकते हैं, जहां का टेम्परेचर -90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी रिकॉर्ड किया गया है। दिस इज इनफैक्ट 170 डिग्री फ़ारेनहाइट कोल्डर देन कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो आपकी मलेशिया की कैपिटल है, उससे कंपैरिजन करें तो उससे ये लगभग 170 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है। दिस इज ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल। इन नॉर्दर्न अमेरिका द एक्सट्रीम्स आर लेस सीवियर। नॉर्दर्न अमेरिका में जो एक्सट्रीम्स हैं वो सीवियर कम है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट का जो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू, अगर हम ये जो यूरोप और एशिया वाले रीजन की बात करें तो उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है। द लोएस्ट माइल्ड विंटर मीन्स इन द कोल्ड मैकेंजी वैली आर नॉट लोअर देन -70 डिग्री। तो सबसे कम यहाँ का जो टेम्परेचर गया है वो -70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और यहां पर आप देख सकते हैं इट वॉज -90 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बाद देखिए, विद सच लो टेम्परेचर्स इन द कोल्ड सीजन हैवी स्नोफॉल कैन बी एक्सपेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सर्दियों के दिनों में इतना कम टेम्परेचर जा रहा है माइनस में, और वो भी -70 -90 तक, तो हैवी स्नोफॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा क्या होती होगी, बर्फ पड़ती होगी। फ्रॉस्ट अकर एज अर्ली एज ऑगस्ट एंड बाय सितंबर लेक्स एंड पॉन्ड्स आर ऑलरेडी आइस बाउंड, है ना। लगभग अगस्त के महीने से ही यहाँ पर फ्रॉस्ट पड़नी शुरू हो जाएगी, और सितंबर आते आते जो लेक्स हैं, मतलब जो आपके तालाब वगैरह हैं, जो पॉन्ड वगैरह है, वो जम जाएंगे सारे के सारे। ऑल ओवर रशिया नियरली ऑल द रिवर्स आर फ्रोजन। रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर जो सारी की सारी नदियाँ हैं ऑलमोस्ट वो जम जाती हैं। द नंबर ऑफ डेज इन विच द रिवर्स आर फ्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब साउथ में जितने दिनों में बर्फ़ जमी रहेगी, नदियाँ जमी रहेंगी, उसके मुकाबले अगर हम नॉर्दर्न रीजन में जाएं तो वहाँ की नदियाँ जो है वो ज़्यादा समय तक जमी रहेंगी। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप लेटीट्यूड में ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे, आप पोल की तरफ को जाएंगे, तो वहाँ पर फिर ये चीज़ देखने को मिलेगी, ऑब्वियस है। नॉर्मल ईयर्स में अगर हम बात करें तो जो वोल्गा है, वोल्गा इज अ रिवर, इज आइस कवर्ड फॉर अबाउट 150 डेज, एंड वाइल दोज फर्दर नॉर्थ, जैसे कि लोअर कोर्सेज ऑफ द ओब, लेना एंड येनिसी, दे आर आइस कवर्ड फॉर मोर देन 210 डेज और 7 मंथ। मतलब 5 महीने, जैसे ये 150 दिन है तो 150 दिन मतलब 5 महीने, 210 दिन मतलब 7 महीने, तो 5 महीने 7 महीने तक ये नदियाँ जो है बिल्कुल जमी ही रहती हैं। ओकेजनली कोल्ड नॉर्दर्ली पोलर विंड सच एज द ब्लिजार्ड्स ऑफ कैनेडा एंड बुरान ऑफ यूरेशिया ब्लो वायलेंटली एट 50 माइल्स पर आवर और मोर एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। The powdery snowflakes are blown around in the lower atmosphere and visibility is greatly reduced। तो ऊपर से ये हवा जो है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा पोलर से, जो नॉर्दर्न डायरेक्शन से आ रही है, पोलर विंड्स है ना, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ठंड लेके आ रही है। और उससे क्या हो रहा है कि कुछ पाउडर्ड स्नोई फ्लेक्स, जो स्नो के कुछ फ्लेक्स हैं, वो उड़ रहे हैं, लोअर एटमोस्फेयर में उड़ रहे हैं, और उसकी वजह से देखने में दिक्कत हो रही है, विजिबिलिटी जो है वो थोड़ा सा कम हो रही है। Conditions are so unbearable that Siberia is very sparsely populated, but it is gradually being developed। है ना, यहाँ के जो हालात हैं वो इतने मतलब अनबियरेबल हैं, असहनीय है, कि साइबेरिया में अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। वैसे भी आपको पता होगा कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो रशिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है। उसके पीछे कारण यही है कि एक तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ यह भी है कि रशिया का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन अपने आप में कम होगी एब्सोल्यूट नंबर में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये बात हो गई टेम्परेचर की। इसके बाद अगर हम लोग प्रेसिपिटेशन की बात करें तो क्या लिखा है, द इंटीरियर्स ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स आर सो रिमोट फ्रॉम मैरीटाइम इन्फ्लुएंस दैट एनुअल प्रेसिपिटेशन कैन नॉट बी हाई। है ना, ये जो इंटीरियर वाला रीजन है वो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा दूर है ना। क्यों दूर है? क्योंकि वहाँ पर कोई आसपास वाटर बॉडी तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा प्रेसिपिटेशन जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जनरली अगर हम बात करें तो 15 से लेकर 25 इंच तक का इस टिपिकल ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस सबार्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर लगभग 15 से 25 इंच की एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। इट इज क्वाइट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ ईयर विद अ समर मैक्सिमम फ्रॉम कन्वेक्शनल रेन व्हेन द कॉन्टिनेंट इंटीरियर्स आर ग्रेटली हीटेड। मिड समर टेम्परेचर जब 60 या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास यहाँ पर चला जाएगा तो उस समय क्या होगा कि बारिश थोड़ा सा ज़्यादा होगी। हालांकि साल भर बारिश हो रही है, कोई भी ऐसा डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन या ड्रॉट पीरियड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा बारिश ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि जो कॉन्टिनेंट का इंटीरियर वाला रीजन है, क्योंकि पूरा का पूरा लैंड है, तो वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से वहाँ पर कुछ कन्वेक्शनल रेनफॉल वगैरह जो है वो हो सकती है। दैट इज़ क्वाइट यूजुअल।
और जो मैक्सिमम रिकॉर्डेड किया गया है साइबेरिया में वो वाकई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, दैट इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। गर्मियों की बात हो रही है। विंटर में जो प्रेसिपिटेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्नो के फॉर्म में होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है और मीन टेम्परेचर्स आर वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा कम है, नीचे है। तो इसलिए विंटर्स में जो भी प्रेसिपिटेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसके फॉर्म में होगा, स्नो के फॉर्म में होगा। बारिश यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उस समय बर्फ पड़ेगी। इसके बाद अगर हम प्रेसिपिटेशन रिदम को देखें, दैट कैन बेस्ट बी ग्रास्प्ड फ्रॉम 2 रिप्रेजेंटेटिव स्टेशंस, है ना। हमने एक तो मॉस्को लिया है जहाँ का एनुअल प्रेसिपिटेशन है 21 इंच का, हैज़ मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कंसंट्रेटेड इन द वार्मर मंथ्स। मतलब हालांकि देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि बारिश तो पूरे के पूरे साल भर हो रही है, ऐसा कोई भी महीना नहीं है जब बारिश नहीं हो रही है ना, बारिश साल भर हो रही है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, मतलब जून जुलाई अगस्त के आसपास जो है वो मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, जून से लेकर सितंबर तक। देयर इज नो मंथ विदाउट सम फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। वही मैंने बताया कि कोई भी महीना ऐसा नहीं है जब बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत बारिश हर समय हो रही है। इन अ रीजन वेयर ओवरऑल टेम्परेचर इज लो, इवेपोरेशन इज नॉट रैपिड एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। अब ये क्या हो रहा है कि जहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर कम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर तो खैर नहीं दिखेगा, वो किसी जगह की बात हो रही है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर क्या होगा कि इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा, है ना। यानी कि वाष्पीकरण जो है कि जो पानी है वो भाप बन के जल्दी तो उड़ेगा नहीं, और जल्दी नहीं उड़ेगा तो उससे क्या होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। और दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एडिक्वेट फॉर द ट्री ग्रोथ। और ये जो थोड़ा बहुत भी प्रेसिपिटेशन हमें मिला है 20-21 इंच के आसपास, वो भी पेड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एडिक्वेट है, पर्याप्त है। द कॉनिफर्स विच रिक्वायर लिटिल मॉइस्चर एंड ट्रांसपायर एन इक्वली स्मॉल अमाउंट आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस टाइप ऑफ सबार्कटिक क्लाइमेट। इसलिए जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं जिनको मॉइस्चर कम चाहिए, साथ ही साथ जो ट्रांसपिरेशन भी कम करते हैं, है ना, वो इस तरीके के सबार्कटिक क्लाइमेट के लिए सबसे ज़्यादा सूट करता है। चर्चिल की हम बात करें, जो हमारा दूसरा स्टेशन था नॉर्दर्न अमेरिका में, वहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन और भी कम है ना, सिर्फ 16 इंच के आसपास है टोटल, और डिस्टिंक्ट समर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी आप इसको फिर से मैप में देखेंगे तो बारिश यहाँ भी लगभग साल भर हो रही है, लेकिन डिस्टिंक्ट समर आपको ये बिल्कुल जो समर का पोर्शन है लगभग जून से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर तक, ये बिल्कुल अलग से थोड़ा सा मैक्सिमम दिख रहा है। टोटल प्रेसिपिटेशन जो साइबेरियन क्लाइमेट का हो रहा है, इट इज डिटरमाइंड बाय सच फैक्टर जैसे कि एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, प्रॉक्सिमिटी टू द पोल्स, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्लीज, है ना, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में वेस्टर्लीज देखने को मिलेगी। और हम ईस्टर्न पार्ट की बात कर ले तो वहाँ पर रहेगा टेम्परेट मानसून या फिर साउथ ईस्ट मानसून जो है, एंड दी पेनिट्रेशन ऑफ द साइक्लोन्स। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे टोटल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, निर्भर करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूएसएसआर की, यूएसएसआर इसमें लिखा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बुक है ना, तो जनरली अब इसको आप यूएसएसआर नहीं, इसको आप रशिया मान के चलेंगे। तो यूजुअली हैज़ मोर देन 20 इंचेस ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ सम ऑन कमिंग वेस्टर्लीज एंड द पीरियोडिक पेनिट्रेशन ऑफ द साइक्लोन्स। क्योंकि वेस्टर्न, हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपियन रीजन की, तो यूरोपियन रीजन आपको पता है कि वेस्टर्न साइड में है, तो वहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो किसकी वजह से होगा, वेस्टर्लीज की वजह से होगा, है ना, वेस्टर्लीज की वजह से होगा। और थोड़ा बहुत वहाँ पर कुछ पीरियोडिक पेनिट्रेशन ऑफ साइक्लोन्स भी होता है, मतलब बीच बीच में कुछ साइक्लोन्स वगैरह भी आते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा बारिश होती है। ईस्टर्न साइबेरिया हैज़ ऑल्सो ओवर 20 इंचेस बीइंग मॉइस्टेंड बाय द साउथ ईस्ट मानसून फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। साउथ ईस्ट मानसून बेसिकली लोकल मानसून आप कह सकते हैं वहाँ का, वहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, यानी कि इस डायरेक्शन से जो है वो पैसिफिक ओशन से क्या होगा, मॉइस्चर आएगा, तो वहाँ पर बारिश इसकी वजह से होगी। तो ये तो ईस्ट और वेस्ट की बात हो गई। अब जो बीच का रीजन है, दैट इज सेंट्रल साइबेरिया और कनाडा में, वहाँ पर सिर्फ 15 इंच की बारिश होगी। क्यों? कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर लैंड है पूरी की पूरी, और लैक ऑफ सी इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई सी भी वाटर बॉडी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर बारिश कम हो रही है। अगर हम पोलवर्ड जाएँ या साउथवर्ड चले जाएँ तो अमाउंट जो है वो फिर से कम हो जाएगी, 12 इंच या उससे कम। The cold dry air of the north is incapable of holding moisture and in the south are the semi-arid steppes। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि नॉर्थ में आपको पता है कि कोल्ड विंड है ना, जो पोलर वाले रीजन में होगी, दैट इज कोल्ड एंड ड्राई एयर, वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एयर का जैसे जैसे टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर एयर की कम हो गई तो उसमें फिर ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा नहीं और बारिश भी फिर कम होगी। और साउथ में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर तो ये सेमी एरिड स्टेपीज वगैरह है, तो वहाँ पर वैसे ही मॉइस्चर नहीं है, तो इसलिए बारिश कम होती है। स्नो फॉल्स नियरली एवरी ईयर इन यूएसएसआर इन द लॉन्ग कोल्ड विंटर, यानी कि सर्दियों के समय में, जो कि एक लंबा पीरियड है, लॉन्ग ड्यूरेशन का पीरियड है, उस समय यहाँ पर स्नो जो है वो हर साल होती है।
अमाउंट जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कहीं पर ज़्यादा होगी कहीं पर कम होगी, लेकिन होती हर साल है। हैवीएस्ट होती है नॉर्दर्न टुंड्रा में एंड इन द साइबेरियन टैगा वेयर अ थिकनेस ऑफ सेवरल फीट इज कॉमन, यानी कि जो नॉर्दर्न टुंड्रा वाला रीजन है आपका, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में, या फिर आप साइबेरियन के रीजन में बात करें तो साइबेरियन टैगा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, और सेवरल फीट तक यानी कि कुछ फुट तक की बर्फ़ वहाँ पर देखने को मिल सकती है। परमानेंट स्नो फील्ड्स लाइक दोज ऑफ द एल्प्स और द हिमालयंस आर एब्सेंट बिकॉज एनी एक्यूमुलेशन ऑफ द स्नो इज मेल्टेड विद द रिटर्न ऑफ स्प्रिंग एंड द वार्म समर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बर्फ़ तो पड़ रही है लेकिन परमानेंट स्नो फील्ड नहीं है ना, जैसे कि एल्प्स माउंटेन हो गए या फिर हिमालयाज वगैरह, आपको पता है कि वो साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है, उसके बाद जब थोड़ा बहुत स्प्रिंग सीजन आएगा, वार्म समर आएगा, तो फिर वो सारी की सारी बर्फ़ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, इसलिए परमानेंट स्नोफील्ड यहाँ पर नहीं है। फ्रोजन रिवर्स जो हैं, जो हमने पीछे देखा था कि नदियाँ जम गई हैं 5 महीने 7 महीने तक, वो क्या होंगी, अब वो पिघलेंगी, है ना। जैसे जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा, समर आएगा, तो वो पिघलेंगी। उससे क्या होगा कि वाटर लेवल बढ़ेगा एंड एक्सटेंसिव फ्लड, और उससे फिर बाढ़ वगैरह आएगी, क्योंकि नदियों में क्या होगा, एकदम से जलस्तर बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी। इसके बाद जो लोअर कोर्सेज हैं, ये ओब, लेना और येनेसी, इन नदियों के, दे आर मार्शी एंड इल ड्रेन्ड। इल ड्रेन्ड और मार्शी मतलब वहाँ पर पानी जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं जाता है ना, ड्रेनेज उतना अच्छा नहीं है, तो वो एरिया मार्शी सा बन गया है। मार्शी मतलब कुछ दलदल सा बन गया है। ऑन द अदर हैंड द प्रेजेंस ऑफ अ थिक मेंटल ऑफ स्नो इज नॉट विदाउट इट्स ब्लेसिंग। लेकिन ये मेंटल, जो थिक मेंटल ऑफ स्नो है, मतलब जो स्नो की बहुत मोटी एक परत जम रही है, उसके अपने फायदे भी हैं। स्नो इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रोटेक्ट्स द ग्राउंड फ्रॉम द सीवियर कोल्ड अबव, है ना। अब क्या हो रहा है कि स्नो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इसके थ्रू हीट जो है बहुत ज़्यादा तरीके से या बहुत ज़्यादा स्तर पर पास नहीं हो सकती है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर ये जो है सरफेस के ऊपर जमे रहेगी, सरफेस के ऊपर जमी रहेगी, तो सरफेस तक क्या होगा कि ऊपर जो ठंड है वो सरफेस तक पहुँचेगी नहीं, है ना, क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 30 से 50 डिग्री तक ठंडा हो सकता है, लेकिन वो हीट सरफेस तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्नो की एक मोटी लेयर जमी हुई है, और स्नो जो है इट एक्ट्स एज अ पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट ऑल्सो प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द वेजिटेशन व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन स्प्रिंग। अब जब वो बर्फ़ जमी हुई है आपकी किसी सरफेस के ऊपर, अब जब वो स्प्रिंग सीजन आएगा, जब वो बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, तो फिर वो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, वो ज़मीन में जाएगा, तो उससे वेजिटेशन के लिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिल जाएगा। जब ग्राउंड को प्लॉ किया जाएगा, मतलब खेत की जुताई की जाएगी और उसको लीचिंग की जाएगी, तो एसिड पोर्टजोलिक सॉइल जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा पोर्टजोलिक हो जाएगी, है ना, वो फिर इंप्रूव हो जाएगी। और जो कॉन्टिनेंट का इंटीरियर है ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट बेल्ट आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग सम एग्रीकल्चर, तो वहाँ पर फिर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो भी हो सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और क्लाइमेट में हम लोगों ने टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर ली है। तो इस चैप्टर को हम लोग इतना ही रखेंगे, इस पार्ट को। अगले लेक्चर में हम लोग जो है नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके के पेड़ वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में, कोर्स को परचेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है, तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने सजेशंस या फीडबैक्स हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।